गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एल्गी का मेंबर पॉलीसाइफोनिया कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट, फीमेल गैमीट और फर्टिलाइजेशन तक पढ़ा है। आज उसके आगे पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन। पॉलीसाइफोनिया में फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट बनता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या स्त्री जननांग होते हैं उसमें अनेक चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। ये कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और जिससे डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बनते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो लेटरल स्टेराइल सेल होती है और जो बेसल स्टेराइल सेल है, ये दोनों जो हैं ये 2 से 3 सेल्ड फिलामेंट बनाते हैं। अब सपोर्टिंग सेल जो होती है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर अपने ऊपर एक और सेल बनाती है जिसे हम ऑक्सिलरी सेल कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं। ये सेल जो है कार्पोगोनियम के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है और इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब शीघ्र ही जो ऑक्सिलरी सेल है वो तथा कार्पोगोनियम, इन दोनों के बीच में एक ट्यूबुलर कनेक्शन स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। अब डेवलपमेंट के साथ साथ जो ट्राइकोगाइन कार्पोगोनियम में जो ऊपर नेक लाइक स्ट्रक्चर ट्राइकोगाइन होती है वो सूखने लगती है और साथ ही साथ जो सपोर्टिंग सेल है उसके पास में जो पेरीसेंट्रल सेल्स है वो विभाजित होकर इस कार्पोस्पोरोफाइट के चारों ओर एक स्टेराइल कवरिंग या आवरण का निर्माण करती है और ये कवरिंग या आवरण जो है ये पेरिकार्प कहलाता है, जैसा आप डायग्राम सी में देख रहे हैं। अब कार्पोगोनियम में क्योंकि डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस होता है तो ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा 2 डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। यहाँ पर मियोसिस नहीं हुआ है क्योंकि ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है, इसलिए जो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। इनमें से एक न्यूक्लियाई कार्पोगोनियम में ही रहता है और जो दूसरा न्यूक्लियाई है वो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के द्वारा ऑक्सिलरी सेल में आ जाता है। अब ऑक्सिलरी सेल में जब डिप्लॉइड न्यूक्लियाई आ जाता है तो इसका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है वो नष्ट हो जाता है तथा इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में अब माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और इसी समय जो सपोर्टिंग सेल है या जो ऑक्सिलरी सेल है उससे कई लेटरल आउटग्रोथ निकलते हैं और प्रत्येक लेटरल आउटग्रोथ में ऑक्सिलरी सेल से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रवेश करता है। इसके बाद इसमें ऊपर की तरफ एक पट बन जाता है जिससे यह ऑक्सिलरी सेल से अलग हो जाता है। इस प्रकार जो डिप्लॉइड सेल्स जो होती हैं
वो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल कहलाती हैं। और इन गोनिमोब्लास्ट इनिशियल में फिर से विभाजन होता है, जिससे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स बनते हैं, जैसा कि आप डायग्राम सी में देख रहे हैं। इन फिलामेंट्स की जो सबसे टिप वाली सेल होती है या जो शीर्षस्थ सेल होती है वो कार्पोस्पोरेंजियम बनाती है और इसका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होकर एक डिप्लॉइड कार्पोस्पोर बनाता है। जब ये डेवलपमेंट हो रहा होता है तो साथ ही साथ सपोर्टिंग सेल, ऑक्सिलरी सेल, कार्पोगोनियम, इसके अलावा बेसल और लेटरल फिलामेंट्स, ये सभी आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर एक अनियमित आकार की संरचना बनाते हैं, एक बड़ी सेल बनाते हैं जिसे हम प्लेसेंटल सेल कहते हैं। ये प्लेसेंटल सेल जो है ये डेवलपिंग कार्पोस्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करती है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के चारों ओर एक वॉल बन जाती है और ये एक संयुक्त संरचना जो है पूरी, ये एक घड़े के आकार की या अर्न शेप्ड हो जाती है, जैसा आप डायग्राम ई में देख रहे हैं। इसे हम सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। ये कार्पोस्पोरोफाइट फीमेल गैमिटोफाइट पर आश्रित रहती है। अब इन कार्पोस्पोरोफाइट से स्पोर्स डेवलप होते हैं। ये स्पोर्स डिप्लॉयड होते हैं जिन्हें हम कार्पोस्पोर्स कहते हैं। ये कार्पोस्पोर्स एक छिद्र के द्वारा बाहर आ जाते हैं और ये कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से डिप्लॉयड थैलस यानी अलैंगिक थैलस या असेक्सुअल थैलस बनाते हैं, जिसे कि हम टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं, जो कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पढ़ा था। ये टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉयड थैलस है, इसलिए इससे जो स्पोर्स डेवलप होते हैं जिन्हें कि हम टेट्रास्पोर्स कहते हैं वो भी डिप्लॉयड होते हैं। और ये टेट्रास्पोर्स जो होते हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, यानी ये कार्पोस्पोर्स डिप्लॉयड जो हैं ये जर्मिनेट होकर जो थैलस बनाते हैं उसे हम टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं और इनसे डिप्लॉयड टेट्रास्पोर्स बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण। पॉलीसाइफोनिया में आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। आइसोमॉर्फिक मतलब जो कि मॉर्फोलॉजिकली इसकी जो तीनों स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल की, जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी आकारीय लक्षण जो हैं वो सेम होते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल में जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले असेक्सुअल टेट्रास्पोरोफाइट यानी प्लांट जो है वो टेट्रास्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड है, जिससे टेट्रास्पोरेंजिया बनते हैं, वो भी डिप्लॉयड होते हैं और वो मियोसिस के बाद टेट्रास्पोर्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब इन टेट्रास्पोर्स जो हैं आधे जो होते हैं वो मेल गैमिटोफाइट जर्मिनेट होकर बनाते हैं और आधे टेट्रास्पोर्स जर्मिनेट होकर फीमेल गैमिटोफाइट बनाते हैं। क्योंकि टेट्रास्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं इसलिए मेल और फीमेल गैमिटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं। मेल गैमिटोफाइट पे स्पर्मेटेंजिया बनते हैं जबकि फीमेल गैमिटोफाइट पे कार्पोगोनिया बनते हैं। अब स्पर्मेटेंजिया से
स्पर्म्स यानी स्पर्मेशिया बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। इसी तरह कार्पोगोनिया में हैप्लॉइड एग का निर्माण होता है। अब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्मेशिया फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है। ये जाइगोट जर्मिनेट होकर कार्पोस्पोरोफाइट बनाता है जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये माइटोसिस के बाद बनता है। अब इनसे जो स्पोर्स बनते हैं यानी कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोरेंजिया बनते हैं और उनसे जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें हम कार्पोस्पोर्स कहते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर्स डिप्लॉइड होते हैं। ये कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट बनाते हैं। तो इस तरह पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, जिनमें 2 डिप्लॉइड होती है और केवल 1 हैप्लॉइड होती है। इस तरह की लाइफ साइकिल को आइसोमॉर्फिक डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। थैंक यू।